हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से फिर से एक और नई सेशन में, जहाँ की हम क्लास 9th के चैप्टर 3 साइंस के चैप्टर 3 को देख रहे हैं। ये हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए देख रहे हैं साइंस को, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में साइंस पूछा जाता है और साइंस में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और साइंस के मतलब क्लास 9th और 10th की साइंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो हमने क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लिया है। आज चैप्टर 3 देखेंगे और क्लास 9th की साइंस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से हम क्लास 10th के साइंस को भी देखेंगे और अच्छी से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। कहता है कि प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत के बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसा सीमा आएगी जब प्राप्त कण को हम पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। यानी अर्थात कहना था कि विभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। यानी कि कणाद के द्वारा कहना था कि किसी भी हम पदार्थ के कण को हम तोड़ते जाएंगे और एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि उसके कण को हम तोड़ नहीं सकते हैं, और उसी को उन्होंने नाम परमाणु दिया, ठीक है। तो कहना था कि सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो कि हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। यानी कात्यायन का कहना था कि ये परमाणु के कण जो होते हैं ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के कण को भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। उसके बाद लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो उन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों के पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ। यानी कि इनके विचारों को सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक या कोई ऐसा प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ कि इनके विचार सिद्ध हो सके। तो उसके बाद है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। तो यानी 18वीं शताब्दी के अंत में ये सब प्रयोग किया गया कि तत्व कैसे संयोग करते हैं तथा तत्व परस्पर कैसे संयोग करते हैं और संयोग करने पे क्या होता है। वैज्ञानिक अथवा लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसमें रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो वैज्ञानिक अथवा लवाइजिए जो था वो मतलब रासायनिक संयोग के या संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किए, जिसमें रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो पहला जो उनका नियम था वो था रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। यानी वो जो थे लवाइजिए और जोसेफ एल ने बहुत अधिक प्रयोग कार्यों के बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, संपन्न होता है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे।
तो कहता है कि निम्न x एवं y में रसायनों का एक युग्ल लीजिए। x में कहता है कॉपर सल्फेट सॉरी थोड़ी खांसी हो गई। x में कहता है कॉपर सल्फेट, y में सोडियम कार्बोनेट, एक कहता है बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। यानी कि x एवं y युगलों के बीच में किसी एक युगल के रसायनों को अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कर लीजिए। उसके बाद कहता है उपयुक्त तैयार विलयनों में से y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं x के विलयन को एक छोटी सी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख को ऊपर एक कॉर्क चित्र की भांति, मतलब जैसा कि वो क्रियाकलाप था वैसा चित्र में दिखाया गया है। देखते हैं कि क्या होता है क्रियाकलाप के बाद। y के विलयन के संयुक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई x के विलयन युक्त छोटी परख नली अंत वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे x और y विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान में अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुई? तो फिर यह कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि अंततः द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह निकल के आता है कि यदि किसी वस्तु में रासायनिक अभिक्रिया किया जाए तो न तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि मतलब किया जा सकता है, न ही उसका सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ये अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। उसके बाद दूसरा है कि स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, कहता है कि लवाइजिए ने एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, कहाँ गया अब ऊपर होगा, तत्वों से निर्मित होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी से भी इसे बनाया हो। यानी इसका कहना है कि कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बना होता है और इनका अनुपात हमेशा समान होता है, चाहे आप उनकी मतलब वो आप कहीं से भी उस पदार्थ को ले, उनका अनुपात समान ही होगा। उसके बाद कहता है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये कहता है कि यौगिक में जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, रुक जाइए 1 मिनट। कहता है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। यानी कि आप इसे याद कर सकते हैं, परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 1:8 होता है। तो यहाँ पे कहना है कि वो द्रव्यमान अनुपात स्थिर अनुपात के नियम से, कि मतलब जल आप कहीं से ले उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। तो इसी प्रकार यदि हम 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है। आप इसे भी याद कर सकते हैं। कहता है कि ये सब पॉइंट जो है याद करने योग्य है। अमोनिया में
नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है। आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात बताइए, तो क्या हो जाएगा? सही 14:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहना है कि अमोनिया आप चाहे कहीं से भी प्राप्त करें, उसमें नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो 14:3 होगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। उसके बाद जॉल डाल्टन के बारे में दिया गया है, पढ़ते हैं हम इसे। जॉल डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। यानी जॉल डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 1766 में हुआ था और जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। यानी इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही पढ़ाना शुरू किया था। उसके 7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। यानी 19 वर्ष की उम्र में ये प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन ने एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो कि द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो ये थी जॉन डाल्टन साहब की जीवनी, छोटा सा जीवनी था। कहता है कि वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने अब इन्होंने जो नियम दिया, अब इसको भी व्याख्या करने के लिए अब इनकी समस्या बन गई थी। तो जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय पर तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों में सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। यानी कि वो जो क्या नाम था, कनाड और कामात्यान, उसके द्वारा जो मतलब परमाणु पदार्थ के छोटे कण को जो परमाणु नाम दिया था, उन्हें डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों ने द्रव्यमान के संरक्षण नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम को युक्तिसंगत व्याख्या की। यानी कि उन्होंने जो मतलब इन दोनों नियम का व्याख्या किया, तो ये सिद्धांत सही निकला। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म जीव कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। कि इनका कहना था कि कोई भी पदार्थ हो या कोई भी यौगिक हो या कोई मिश्रण हो, वो कण से बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत का विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो डाल्टन के सिद्धांत का क्या था विवेचन, पढ़ते हैं। पहला है कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। और सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है। उसके बाद है दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। यहाँ पे है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यानी परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा है कि दिए गए तत्व में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। उसके बाद है चौथा उनका जो है सिद्धांत, भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जितने मतलब वो परमाणु होंगे, उनके द्रव्यमान भी अलग होंगे और उनके गुणधर्म भी अलग होंगे। उसके बाद पांचवा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में
संयोग करके यौगिक बनाती है। उसके बाद है किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। यानी किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आप अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि परमाणुओं में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम इस चैप्टर को पे हैं तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है परमाणु क्या होता है। ठीक है। तो क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार को बनते देखा? सही बात, देखे होंगे आप सभी ने। कभी कभी आपका घर बना होगा तो आपने भी देखा होगा कैसी दीवार। इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉम्बे की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। यानी परमाणु क्या है? तो किसी भी यौगिक की वह रचनात्मक इकाई, मतलब क्या है? परमाणु किसी भी यौगिक की रचनात्मक इकाई है जिससे वह बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसके बाद है परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी परत बनती है। सोच सकते हैं कि आप कितना छोटा होता है परमाणु। परमाणु कहने का मतलब है कि परमाणु बहुत छोटा होता है। और यहाँ पे दिया है परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। यानी जब भी हम परमाणु की त्रिज्या को नापेंगे तो नैनोमीटर में नापेंगे। यानी 10⁻⁹ m या बराबर 1 नैनोमीटर। यानी आपसे पूछेगा कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है तो आप बताइएगा 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं सापेक्ष आकार। यहाँ पे सभी का आकार दिया है यानी मीटर में। तो 10⁻⁻10 मीटर ये हाइड्रोजन की परमाणु का हो जाएगा और 10⁻⁹ ये जल अणु का, 10⁻8 ये हीमोग्लोबिन अणु का, उसके बाद 10⁻4 रेत कण का, 10⁻3 ये चींटी का, 10⁻1 ये सेब का हो जाएगा। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब वो कितना छोटा आकार होगा परमाणु का। 10⁻1 सेब का है तो सोच सकते हैं 10⁻9 जो परमाणु का है तो कितना छोटा होगा। अब जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचे? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिसे उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि इनका कहना था कि यदि हम परमाणु इतना छोटा है तो हम उन पर ध्यान क्यों दें। लेकिन ध्यान देने योग्य बात इसलिए है क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं हर चीज़ ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो परमाणु से बने हुए हैं और हम जो भी करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं परमाणु भाग लेता है। तो इसी कारण हमें तो परमाणु पे ध्यान देना। तो परमाणु को हम कैसे देख सकते हैं? तो आधुनिक तकनीकों की सहायता से हम तत्वों की सतहों पर आवर्धित करके उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा सिलिकॉन का सतह का प्रतिबिंब है जहाँ पे ये परमाणु दिख रहा है। ठीक है। अब है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? डाल्टन ने ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया।
मतलब सबसे पहले आपको पूछेगा कि परमाणु के आधुनिक प्रतीक किसने दिया, तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया, यानी तत्वों का प्रतीक दिया। सबसे पहले किसने दिया, तो डाल्टन ने दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने दिया, तो डाल्टन ने दिया। ठीक है। उसके बाद है कि उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो ये था डाल्टन द्वारा दिया गया तत्वों का प्रतीक। हाइड्रोजन के लिए ये था, फास्फोरस के लिए ये था, कॉपर के लिए सी, गोले के अंदर सी, हाइड्रोजन के लिए गोले के अंदर एक छोटा सा बिंदु, कार्बन के लिए एक गोले के अंदर भूरा कलर का। तो ये था डाल्टन द्वारा दिए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। पूरा नहीं दिया गया था, बस इतना ही दिया गया था। प्लेटिनियम के लिए एक गोले के अंदर पी, सीसा के लिए गोले के अंदर एल। ठीक है। प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए, यानी उदाहरण के लिए मतलब उनके नाम जो जहां जैसे मिले उसी स्थिति में उनका नामकरण कर दिया गया, यानी कि उनका नाम मतलब जहां से पाया गया वहां से उसका नामकरण किया गया। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न होता है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के शब्द उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक अंतर्राष्ट्रीय यानी IUPAC जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में शॉर्टकट में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। यानी इसका कहना था कि IUPAC का कहना था कि यदि किसी वर्ड के हम प्रतीक को लिखेंगे तो पहले अक्षर को कैपिटल तथा यदि दूसरा अक्षर हो उसमें तो दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का प्रतीक H है तो मतलब एक ही अक्षर है तो ये H कैपिटल में ही रहेगा। उसके बाद एल्युमिनियम का A और L है तो इसमें A बड़ा कैपिटल होगा और L स्मॉल होगा, ना कि A कैपिटल भी और L भी कैपिटल, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह कोबाल्ट का दिया है CO, ना कि C कैपिटल C और कैपिटल O। ठीक है। उसके बाद है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन का स्पेलिंग आप सब जानते हैं कि क्लोरीन होता है CLORINE, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए आप C ले लिया और L ले लिया। सेकंड जिंक का आप जानते हैं कि ZINC होता है जिंक, तो इसमें जिंक के लिए Z ले लिया और N ले लिया, जबकि जिंक का स्पेलिंग होता है ZINC जिंक। ठीक है। तो अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरण लौह आयरन का प्रतीक Fe है जो कि उनके लैटिन नाम से फ्रेम से व्युत्पन्न किया गया है। सही बात है। आयरन में आप कहीं देखेंगे तो यहाँ पे IRON आयरन लिखा हुआ है, आयरन में कहीं Fe नहीं दिखता है, Fe कहीं लिखा है तो उसके लैटिन नाम से के फ्रेम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na होता है तथा पोटेशियम का प्रतीक K होता है। क्रमशः नाइट्रियम और कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है।
उस ऊपर होगा, ऊपर से फिर पढ़ते हैं। उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणुओं को द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान को कैसे ज्ञात किया गया। तो रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु के द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये कुछ तत्व और उनके प्रतीक दिए गए हैं, जिसे आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है तत्व एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का दिया है Co, फ्लोरीन का F, गोल्ड का गोल्ड का Au जिसे स्वर्ण कहते हैं, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, उसके बाद आयरन का Fe, सीसा का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag यानी चांदी का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और Z का जिंक। तो ये कुछ तत्व थे जिनके मतलब प्रतीक भी दिए गए थे। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो कहता है कि जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो उसके संदर्भ में दिए गए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने पर आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। ये कुछ टिप्स दिया हुआ था 9th में जब हम पढ़ रहे थे, तो मेरे लिए हम सब के लिए जरूरी था कि मतलब इन्होंने कहा कि एक बार में याद करने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको जैसे जरूरत पड़े वैसे याद कर लीजिए बार बार। कहता है कि हमने यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हुए जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है, प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुए हैं। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं। उसके बाद लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा U मतलब AMU को संक्षिप्त रूप में U कर दिया गया है। यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाई के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई रूप में लिया और 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, यानी ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है।
इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। यद्यपि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान का इकाई कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप्स को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजी अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज 12 बराबर टुकड़े में करता है तथा पता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े द्रव्यमान के सापेक्ष द्रव्यमान सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों के सापेक्ष फल के द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। यानी कि कहा गया कि एक फल को मतलब 12 टुकड़ों में बेचा गया और 12 टुकड़ों में काटा गया और एक फल का जो मतलब एक टुकड़ा का जो वजन है मतलब वही वजन सभी 11 टुकड़ों का भी होगा, तो उसी के सापेक्ष किसी फल को बेच रहा है, यह इसका कहना है। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ तत्व दिए हैं, उसके कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। तो ये कुछ यौगिक थे, कुछ तत्व थे जिनके द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान दिए गए थे। इसे भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है, पूछी जा सकती है परीक्षा में। ठीक है। उसके बाद कहता है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, यानी परमाणु जो है कैसे अपना आकार बनाए रखती है, यानी अस्तित्व में रहता है। अधिकांश तत्वों में परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। यानी अधिकांश तत्वों, एक बार फिर से पढ़ते हैं, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं तथा अनुभव कर सकते हैं। यह था परमाणु का अस्तित्व में कैसे रहते हैं। उसके बाद है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें। यह आपने पीछे पढ़ा, उससे आप कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है, क्योंकि वो उतना नगण्य है, बहुत छोटे से है, इसी कारण नहीं देख सकते क्या। उसके बाद कहता है कि अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। यानी कहना है कि जो अणु जो होता है, अणु मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु जो रासायनिक बंधन करके जो बनाता है उसे हम अणु कहते हैं। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं। और क्या है, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक की सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा
जो यौगिक मतलब अणु को यदि हम परिभाषित करना हो तो कह सकते हैं कि किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। यानी अणु एक ही तत्व के परमाणु से भी जुड़ के बन सकता है या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से जुड़कर बन सकता है अणु। ठीक है। उसके बाद है तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचित होते हैं। यानी किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित रहते हैं। यानी यदि एक ही प्रकार के अणु द्वारा एक ही तत्व के परमाणुओं द्वारा कोई अणु बनता है तो उसे हम तत्व कहेंगे। तत्व किसे कहेंगे? जो एक ही वैसा अणु जो एक ही परमाणुओं के संचरित या संबंध से बनता है या रासायनिक बंधन से बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे कि आर्गन, हीलियम इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु 2 है। ऑक्सीजन परमाणु अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए उसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उन्हें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की अब यहाँ पे आएंगे हम। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु का परमाणुकता कहते हैं। यानी किसी अणु के संरचना में कितना परमाणु है उस अणु का मतलब परमाणु की संख्या उस अणु की परमाणुकता को कहते हैं। यानी धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन, धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्व के परमाणुकता का अवलोकन करें। तो यहाँ पे कुछ तत्व का परमाणुकता दिया गया है। जैसे धातु में आर्गन का परमाणुकता हो जाएगा 1 परमाणु। हीलियम का जाइए हम बताते हैं पेन के थ्रू। यह धातु है और धातु की आर्गन का परमाणुकता 1 परमाणु की होगी। हीलियम का 1 परमाणु। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है। हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है। नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है। ठीक है। उसके बाद क्लोरीन भी द्विपरमाणुक होता है। फास्फोरस चतुर्थ परमाणुक होता है, चतुर्परमाणुक होता है। सल्फर बहुपरमाणुक होता है, यानी 4 से भी ज्यादा बहुत ज्यादा संख्या में रहता है। ठीक है। उसके बाद धातु में सोडियम की बात करें तो सोडियम 1 परमाणुक होता है। आयरन भी 1 परमाणुक होता है। एल्युमिनियम 1 परमाणुक होता है। कॉपर भी 1 परमाणुक होता है। ठीक है। उसके बाद है यौगिकों के अणु। भिन्न यौगिक के अणु को देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये रहा कुछ यौगिक के अणु। यौगिक जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो आपने पहले पढ़ा था ना, बताया था कि मतलब ये कुछ न कुछ अनुपात में दिया। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जो कि 1:8 में होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है जो कि 14:3 में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता है जो कि 3:8 में होता है। ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3.2। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या
का अनुपात आप निम्न तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिया गया है कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन H द्रव्यमान अनुपात, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या H अनुपात O 2:1 होता है। आयन क्या होता है, ये है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। आयन क्या होता है, धातु एवं अधातु के यौगिक, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। यानी धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन किसे कहते हैं, आप अंडरलाइन कर लें, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन। यानी धातु जिस धातु अधातु युक्त यौगिक, मतलब जो ऐसा यौगिक जो धातु एवं अधातु युक्त हो, वो आवेशित कणों के बने होते हैं और उसी आवेशित कण को हम आयन कहते हैं। आयन एक क्या है कि आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है या ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। यानी कि आवेशित कण को ही हम आयन कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आवेशित कण को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन या Na+ होता है तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु का आयन कहते हैं। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी से प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये दिया गया है। अब आयनिक यौगिक, उसके संगठक कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम एवं कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे आप यहाँ पढ़िए। आयनिक यौगिक है, ये संघटक तत्व है, ये द्रव्यमान अनुपात है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का बना होता है और इसमें अनुपात तो कैल्शियम का 5 और ऑक्सीजन का 2 होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड जो है मैग्नीशियम और सल्फेट का बना होता है जिसका अनुपात 3:4 होता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम एवं क्लोरीन का बना होता है जिसका अनुपात 23:35.5 होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखना। हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। यानी हम किसी तत्व का यदि रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उसके लिए हमें उसकी प्रतीक और उसका क्या चाहिए, उसके प्रतीक एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए कि वो कितना अणु से संयोजन कर सकता है और उसका प्रतीक क्या है। ठीक है, तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी किसी तत्व की संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। तो संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, उसके आगे है कि किसी एक परमाणु तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। संयोजकता का उपयोग क्यों करते हैं कि किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार संयुक्त करते हैं, इसी को ज्ञात करने के लिए हम संयोजकता का उपयोग करते हैं। कहता है किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है।
यानी कि मतलब हम उसके संयोजकता को कैसे विचार कर सकते हैं, उसके हाथ या उसके भुजा के रूप में विचार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ तत्व दिए गए हैं। क्या है? कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है? संयोजकता। तो ये आयन का नाम सोडियम Na+, पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आयन हुए। आयन में सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर जिसका Na, K, Ag+, U+, मैग्नीशियम का Mg2+ होता है, कैल्शियम का Ca2+ होता है, जिंक का Zn2+ होता है, आयरन का Fe2+ होता है, कॉपर का Cu2+ होता है, एल्युमिनियम का Al3+ होता है। ठीक है, उसके बाद है आयरन का Fe3+ होता है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, H+, हाइड्राइड की H-, ऊपर क्लोराइड की Cl-, ब्रोमाइड की Br, आयोडाइड की I, ऑक्साइड की O2, सल्फाइड का H2, नाइट्राइड का N3। ये सभी का हम उपयोग कब करेंगे? रासायनिक सूत्र लिखने में। ठीक है, ये हुए बहुपरमाणु का आयन। अमोनिया NH4, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा? HCO3, कार्बोनेट का CO पे पावर 2 और नीचे 3 होगा, सल्फाइड का SO पे पावर 2 नीचे 3 होगा, सल्फेट का SO पे पावर 2 और नीचे 4 होगा, फॉस्फेट का PO पे पावर 3 और नीचे 4 होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ आयन और उसके संकेत जो कि जिसके थ्रू वो रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, अब नीचे हम पढ़ना फिर से शुरू करते हैं। कुछ यहाँ लिखा है, कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठक में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, यहाँ देख सकते हैं, आयरन एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, तो इसी कारण यहाँ पे 2 सीरियल दिया गया था। कॉपर का भी 2 दिया गया था, आयरन का 3। ये मतलब एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, इसी कारण। उसके बाद है मानव की 2 भुजाएं तथा आइसोटोप्स की 8 भुजाएं। यानी मानव की 2 भुजाएं जिससे वो कुछ करता है या किसी से लड़ सकता है, कोई काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो 2 भुजाएं से करता है। उसी प्रकार आइसोटोप्स की 8 भुजाएं हैं। ठीक है, आइसोटोप्स की एक भुजाएं मानव की केवल आइसोटोप्स की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक आइसोटोप्स कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उनकी 8 भुजाएं मानवों को दोनों भुजाएं के साथ प्रयुक्त हो जाए, आपके विचार से आइसोटोप्स कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब आइसोटोप्स को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? सूत्र के रूप में यानी OH4। पदांक 4 आइसोटोप्स द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकता दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा नियम है जिसे हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आप सब अच्छे से देख पाएं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि आयोजन, तो हमें रासायनिक सूत्र लिखते वक्त किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो पहली बात है कि आयोजन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। ठीक है,
आयन की संयोजकता तथा आवेश क्या होने चाहिए, हमेशा संतुलित होना चाहिए। उसके बाद है कि जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु से संयोग अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखते हैं। उदाहरणतः कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि, जहां हम ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर धातुएं हैं, जबकि उन्हें हम बाएं साइड लिखते हैं। यानी धातुओं को हम बाईं साइड लिखेंगे और अधातुएं दाईं साइड लिखेंगे। ठीक है, तो धातु यहाँ पे लिखा गया है, जब एक यौगिक में किसी धातु एवं अधातु को संयोग से निर्मित हो तो धातु के नाम अथवा उसके प्रत्येक रासायनिक सूत्र से पहले लिखे जाते हैं धातु के। तो धातु यानी कैल्शियम धातु है तो कैल्शियम का पहला उसे लिखेगा, और सोडियम में भी सोडियम धातु है तो इन्हें पहले लिखाएगा, कॉपर धातु है तो ये सब पहले लिखा हुआ है। कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातु है तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों के आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण MgOH2। यदि बहुपरमाणुक आयनों की संख्या 1 है तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए NaOH। यानी इस नियम का कहना है कि बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। यानी बहुपरमाणुक आयन हो तो उसके आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए हम उस आयन को कोष्ठक में लिखते हैं और आयनों की संख्या को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। ठीक है, यदि 1 हो तो उसके कोष्ठक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने में कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अनुसूत्र लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तत्व है HCl। ठीक है, यानी एक तत्व है HCl दोनों की संयोजकता 1 है। तो यानी यदि हमें लिखना होता है, यदि अलग अलग होता तो उसकी संयोजकता उस पर चली जाती है और उसकी संयोजकता उस पर चली जाती। तो हाइड्रोजन का भी 1 है और क्लोरीन का भी 1 है, तो अतः हाइड्रोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। तो हाइड्रोजन H से हाइड्रोजन, S से सल्फाइड, संयोजकता हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फाइड की संयोजकता कितनी है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और सल्फाइड की संयोजकता 2 है। तो जब अंततः वो जो बनेगा रासायनिक सूत्र हम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो सल्फाइड की जो संयोजकता 2 है H पे चला जाएगा, यानी H2, और S हाइड्रोजन की जो संयोजकता 1 है वो सल्फाइड पे चला जाएगा S, यानी इसका हम सूत्र लिखेंगे तो H2S होगा। उसी प्रकार हमें यहाँ पे दे रखा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कार्बन का संयोजकता यहाँ पे 4 और क्लोराइड की संयोजकता 1, जैसा कि आपने पीछे देखा। तो इसका हम लिखेंगे तो सीधी सी बात है कि कार्बन पे संयोजकता चला जाएगा क्लोराइड का तो C1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं। क्लोराइड पे कार्बन का चला जाएगा तो यानी Cl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जो फॉर्मूला हो जाएगी CCl4 होता है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे अब नीचे लिखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें
पहले हम धनायन का संकेत Mg4+ लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- माइनस लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों का आरा तिरछा क्रिस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो Mg यानी मैग्नीशियम के प्लस में पावर 2 है और क्लोराइड का माइनस में पावर 1 है। तो यहाँ पे Cl का पावर Mg पे चला जाएगा और Mg का पावर Cl पे चला जाएगा। तो यहाँ माइनस प्लस तो लिखाता नहीं है, तो ये हो जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया, इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl- प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg+2 के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। यानी ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है, यानी माइनस प्लस को नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, उसके बाद है एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al जिसकी पावर है प्लस में 3 और O ऑक्सीजन की पावर है माइनस में 2। तो Al पे चला जाएगा ऑक्सीजन का पावर क्या है तो 2, उसके बाद O पे चला जाएगा Al का पावर 3, यानी इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। यह हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसी प्रकार यहाँ पे अगला फॉर्मूला बना के रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है तो कैल्शियम के लिए Ca जिसका पावर 2+ और ऑक्साइड यानी 2-, तो दोनों पे चला जाएगा यानी Ca2+O2 इसका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि किंतु दोनों पे दो का मतलब संयोजकता है तो दोनों पे मतलब समान ही रह जाएगा, यानी उसका उस पे दे दे या उसका उस पे दे दे, बात बराबर हो जाए। परंतु यहाँ पे हम आवेश नहीं लिखते हैं, माइनस प्लस नहीं लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दो, कहाँ गई, यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता समान है, अतः इसका सूत्र Ca2+O2 प्राप्त होगा। किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत कर सकते हैं, यानी दोनों का सेम है तो हम काट के CaO लिख सकते हैं। उसके बाद है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला Na+3 यानी NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि NO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा Ca कोष्ठक OH2 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 न कि CaOH2, जबकि सूत्र में एक ही आयन 2 या 2 से अधिक आयन हो जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक के रूप में रखकर पदांक लगाते हैं, जो कि यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रो ऑक्सिलिक समूह जुड़े हैं। यानी यहाँ पे जो OH का OH का 2 परमाणु जुड़ा है Ca के साथ, यही कहना चाहता है, इसी कारण हम लगा है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। सोडियम का Na और कार्बोनेट का CO3, तो दोनों सोडियम पे पावर प्लस का 1 और कार्बोनेट पे पावर माइनस का 3, तो ये हो जाएगा Na2 और CO3।
ठीक है। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणु आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। ठीक है, आप इस प्रकार समझ रहे होंगे। उसके बाद है एल्युमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4 और सल्फेट का SO4। तो यहाँ पे अमोनियम का जो पावर होता है +1 और सल्फेट का -2। तो यहाँ पे हो जाएगा NH4 कोष्ठक 2 SO4 उसका सूत्र हो जाएगा। ये कुछ दिए गए हैं आपको सूत्र लिखने के लिए। सोडियम ऑक्साइड का था NaO3 हो जाएगा, Na3O हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड। ये सभी आप उस चार्ट को देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि इससे पहले वहाँ पे दिया हुआ था, आप उस चार्ट को देख के लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? रासायनिक सूत्र मतलब हम किसी तत्व को लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी कारण हम रासायनिक सूत्र हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। शॉर्टकट के लिए रासायनिक सूत्र हम लिखते हैं। निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है? H2S अणु एवं PO3 आयन। ठीक है, उसके बाद है आणविक द्रव्यमान। लगभग अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान की इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी परमाणु द्रव्यमान को किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? U के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण दिया है जल H2O। जल का क्या फॉर्मूला होता है? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। अतः जल जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन एवं एक परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान 2 × 1 + 1 × 16 18U होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये सभी एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ की सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरणतः सोडियम क्लोराइड इकाई सूत्र NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। 1 × 23U + 1 × 35.5U = 58.5U। ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। अब वो लगता है कि हम सब पहुंच चुके हैं, बस खत्म ही है। ठीक है, ये खत्म ही है। अब ये कुछ दिया गया था प्रश्न। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, आप खुद से इसे करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट में समरी, जिसे हम कहते हैं समरी, अब उसे देखते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय रहता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम
आप पीछे पढ़ रहे थे कि यानी कि इसका द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है, न ही इसका सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश होता है। उसके बाद है कि एक शुद्ध रासायनिक यौगिकों में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं, इसे निश्चित अनुपात का निगमन कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि हमेशा तत्व के जो अनुपात होते हैं हमेशा नियत होते हैं, निश्चित होते हैं, चाहे वो कहीं से भी लिया गया हो। ठीक है। उसके बाद है कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से पराया नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी पदार्थ के कण कितने से भी कितनी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वह कण उस पदार्थ के पूरे गुण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। उसके बाद है अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। यानी अणु जो है वो भी पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है और तथा समान दशाओं में यह स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक के तत्व तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। यानी किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक के तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद है परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे परमाणुक आयन कहते हैं। परमाणुक आयन किसे कहते हैं कि परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे परमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। ठीक है। यानी आवेशित कण होते हैं वो हमेशा। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्वों के संयोजकता द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि हमें किसी भी तत्व का सूत्र लिखना होगा तो उसके लिए संयोजकता की हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है कि आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। यानी आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या कितना है उसके द्वारा हम यौगिकों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। यानी रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें आवेश की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये रहा आपका चैप्टर 4। ठीक है। ये अभ्यास का प्रश्न है, आप इसे ट्राई करेंगे खुद से करने का और करेंगे भी, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका पूरा चैप्टर। कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, हो सकता है कि हमने तो अपना 100% देने का कोशिश कर। यदि कहीं पे आपको समझ में नहीं आया या कहीं पे कोई तकलीफ लगी या आपको हमें सजेशन देना हो, यदि हमें आपको सजेशन देना हो कि भैया मतलब आप यहाँ पे ऐसा कर सकते थे, ऐसा करना चाहिए था, आपने ये कोई चीज़ गलत बताया, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अगली बार से ऐसा करने का कोशिश करेंगे, सुधार करेंगे और जो भी गलती हुई होगी उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और हाँ, यदि हमने आपके लिए इतना मेहनत किया है तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक अगली चैप्टर को लेकर। हम फिजिक्स के चैप्टर का पहला चैप्टर यांत्रिक का 250 ऑब्जेक्टिव्स, समझते हो ना, 250 ऑब्जेक्टिव्स लेके आएंगे। इसके बाहर कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर नहीं जाएगा। सभी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव्स लेके आएंगे। अभी 250 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं यांत्रिक का, उसके बाद अगले चैप्टर का लेके आएंगे। तो ठीक है, मिलिएगा अगले चैप्टर ये एनसीईआरटी क्लास 9 के चौथे चैप्टर में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।